नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये जो चैप्टर है आपका जनरल एक्सेप्शंस का, दिस स्प्रेड्स फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 16। सेक्शन 16 बीएनएस 78 आईपीसी। देखो तो आपने पता कैसे पढ़ना है कि पेयरिंग इस तरीके से है, ध्यान रखना, ऐसे याद करना है आप। 76, 79, 77, 78, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से 14 को 17 के साथ पेयर करना है और 15, 16 जो इन दोनों के बीच जो सैंडविच है इनको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जज से रिलेटेड है और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हैं। 14 एंड 17 मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड है, इसलिए वैसे करना है। तो हम पढ़ते हैं 16। पढ़िए। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पढ़ो। नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, ऐसे पढ़ना, परसुएंस ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक। जो कोई भी बात किसी जजमेंट या कोर्ट के जजमेंट या आदेश के अनुपालन में की जाएगी, वो अपराध नहीं मानी जाएगी। कोर्ट का आदेश हुआ, ये पकड़ो, वैसे बंद कर दो साइड में, कोर्ट के आदेश आप कर रहे हैं, सही है। तो दिस इज व्हाट 15 में हमने पढ़ा था, दैट वाज विद रिगार्ड टू द जज, दैट वाज इम्यूनिटी टू द जज। वो जज को डील कर रहा था। किस पर आरोप लगे थे? जज पे आरोप लगे। यहां पर ये जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 इज सेविंग समवन हु इज एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जो कोई व्यक्ति जज साहब के आदेश का पालन करवा रहा है, उसको यहां पर एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर विच इज डन इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट के आदेश या कोर्ट के जजमेंट के परसुएंस मतलब अनुपालन में कोई कार्य किया जा रहा है, तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। या और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट, यानी कि एज पर जजमेंट किया जा रहा है। लेकिन आगे पढ़िए, इफ डन वायलेंस सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स। यहां को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पी फॉर क्लेम्स। लेकिन ये कम इम्यूनिटी मिलेगी आपको। ये इफ डन, यदि किया जाए, कब? वायलेंस सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, जब इस प्रकार का जजमेंट या आदेश इन फोर्स होता है। इन फोर्स समझते हैं? लागू है ना, इन फोर्स हो। तो ये ऐसे मान लीजिए, सपोज इफ इट इज ओवर रूल्ड बाय द हायर कोर्ट, देन इट इज नॉट इन फोर्स। ये हो सकता है कि वो उसको दैट हैज बीन नलिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, कानून बना के उसको निरस्त कर दिया गया हो, है ना। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का भी एक SC ST में सब कैटेगरी के लिए, हाँ, अब देयर इज ह्यू एंड क्राई, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर बन गया है, वोट का मैटर भी है। और हालांकि मैं अपना पर्सनली मानता हूं, किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, कि इससे SC कैटेगरी का रिजर्वेशन तो बाहर लिया नहीं गया, उनको तो उतने परसेंटेज ही मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम उससे उन लोगों को भला होगा जिन लोगों का अब तक भला नहीं हो पाया है। कई बार क्या होता है, जैसे OBC में अब क्रिमिनल कुछ तो बाहर चले गए ना, तो बाकी OBC को मौका मिलता है। उसी प्रकार से जो SC परिवार में भी है, जो संभ्रांत बन चुके हैं, जो IAS IPS बन चुके हैं, तो अब जो बाकी अपने ही कम्युनिटी के भाइयों को मौका दो ना आगे आने के लिए। लेकिन इस पर ये देखना, ये लेजिस्लेचर लाएगी कुछ ना कुछ, ये ओवर रूल होगा, क्योंकि बिकॉज उस वोट बैंक को छेड़ना कोई क्यों लेगा इतना रिस्क, है ना। इतना रिस्क लेगा ही नहीं कोई। उन बेचारों की आवाज नहीं आएगी समझ में, जिनका रियल हक मारा जा रहा है, क्योंकि वो भी बेचारे वो ही खड़े हो जाएंगे, अच्छा ऐसा कर रहे हैं,
वो अपना हित ही नहीं समझ पाएंगे, वरना तो अब तक तो आवाज आ जाती। जो ऐसे लोग हैं उनके अंदर से आवाज आनी चाहिए थी अभी तक तो, कि भाई हमारे लिए तो बेटर हो गया ना, ये जो नॉन क्रिमिनल एयर में रह गए उनके लिए बेटर था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये हो पाएगा। तो एनीवेज, तो लॉ भी, जो लेजिस्लेचर है वो भी उसको निरस्त कर सकती है। तो यहाँ पे हमें देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि वो दैट शुड बी। तो पहली बात क्या होगी, इट वॉज डन इन द परसुएंस ऑफ द जजमेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नंबर सेकंड, व्हेन इट वॉज इन फोर्स। एंड अगेन नोट, देखो ये लाइन बड़ी जबरदस्त है, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order. What a line! भले ही ऐसा आदेश पारित करने का कोर्ट को अधिकार न रहा हो, तब भी उसके अधिकार के अनुपालन में कुछ कार्य किया गया है, तब भी नथिंग इज एन ऑफेंस। देखिए इस लाइन को पढ़िए बड़ा जरा। Notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order. तो ये जो भाई साहब हैं राम भरोसे, यानी कि कोर्ट भरोसे, he is acting in pursuance of an order, judgment. ये भाई साहब चले गए अटैचमेंट करने के लिए, किसी की जमीन, किसी की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए। गॉट इट? कि ये रहा जजमेंट, ये रहा वो, है ना, और प्रॉपर्टी सब उठाओ, या मान लीजिए अरेस्ट करने चले गए किसी को, बंद करो इसे अब। लेटर इट इज फाउंड दैट द कोर्ट इटसेल्फ वाज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन टू पास अ जजमेंट। अब ये व्यक्ति घबरा रहा, मेरा क्या होगा, जज साहब ने गलती कर दी, हमसे तो घोर पाप हो गया। तो हम क्या इसने जो काम किया, whether that is excusable or not, whether that should be considered to be an offense or not, क्या उसको ऑफेंस माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। तो इसको अगली लाइन बचाएगी, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग दैट। अलग अलग देखो तोड़ के लिखा है, अलग अलग याद करना। इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुरिसडिक्शन। कोर्ट को जुरिसडिक्शन हो या ना हो, मैं ये मानता था कि कोर्ट को ऐसा जुरिसडिक्शन है और कोर्ट के जजमेंट के अनुपालन में मैंने ऐसा काम किया। बिलीविंग इन गुड फेथ, बिलीव इन गुड फेथ टेक्स योर एक्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ मेंसरिया। गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक जो विश्वास है आपका, ये विश्वास आपके दुराशय से आपको दूर ले जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने जो कार्य किया से किया है विद मेंसरिया किया है, और जब आपने कोई कार्य मेंसरिया से नहीं किया है तो बात अपराध नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं इन गुड फेथ बिलीव्स दैट कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, कि कोर्ट को ऐसा जुरिसडिक्शन था, मैं ऐसा बिलीव करता हूं एटलीस्ट। और कैसे, ऐसे नहीं कि कुछ भी। इन गुड फेथ का मतलब क्या हो गया, आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड अटेंशन। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जारी कर दिया, समता बी हैंग्ड टिल डेथ, और नायब कोर्ट को बुलाया, मान लीजिए प्रियांश नायब कोर्ट हैंग हियर। अब ये आउटराइटली देख रहा है लीगल ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट को डेथ पेनल्टी देने की पावर नहीं है। सेकेंडली इंस्टेंटेनियसली हो नहीं सकता, है ना, तो हाउ शुड आई। तो यहां पर गुड फेथ पे फिर आप कहोगे मैं तो गया, मैं लटका दिया फटाफट उसको, यू डिड नॉट एक्ट इन गुड फेथ। आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन बरती ही नहीं है आपने, है कि नहीं है। तो इलीगलिटी प्राइम फेसाई दिख रही है, तो आप ये नहीं कह सकते आई बिलीव्ड इन गुड फेथ। मैं कहूं या आप लोग कहो, अभी क्या टाइम हो रहा है दिन का, 11:42 लगभग 11:40 हो रहे हैं, कि हमने समझे रात के 11:30, रात के 11:45 बज रहे हैं। भाई कैसे कह दोगे आप ये कह सकते हो कि आई बिलीव इट टू बी 12:40, एक आध घंटे का आगे पीछे का आपका कहोगे तो हो सकता है कि गुड फेथ में यू बिलीव्ड सो। लेकिन एक चीज दिख रही है, प्राइम फेसाई दिख रही है, समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, तो उसको आप गुड फेथ इसलिए कहा गया कि जो आपका बिलीफ है दैट शुड बी, आप उसको सब्सटेंशिएट कर पाओ
कि हाँ मैंने ड्यू केयर एंड अटेंशन बरती, सम्यक ध्यान और सतर्कता के बाद मैंने ये समझा था कि कोर्ट को ऐसा पावर है। तो इसमें ये जो सेक्शन है किसको बचाता है? हु इज एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। नंबर 1, दिस सेक्शन सेव्स ए पर्सन हु इज एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट ऑर्डर कोर्ट। नंबर 1, he is protected even though court had no jurisdiction to pass that order just on the basis of his belief in good faith that he believed the court had jurisdiction. And third, the act was done while that judgment or order was in force. तो 3 बातें हो गई हैं। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। एवरीवन, हैंगमैन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हैंगमैन, ठीक है, जो फांसी पे लटकाता है वो उसमें कवर कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन आएगा कि एक हैंगमैन कौन से उसमें प्रोटेक्टेड होगा उसमें? वो ए हैंगमैन हु हैंग्स द कॉन्विक्ट परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच सेक्शन? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक जज को कौन से सेक्शन के द्वारा इम्यूनिटी मिलती है? एक जल्लाद को कौन सी धारा के बेस पर? तो पहले था 78, अब हो जाएगा आपका सेक्शन 16। और देखो ये क्वेश्चन दो, कितना मुश्किल है आपका एग्जाम, शर्म आती है। देखो दिल्ली प्रोसिक्यूशन में आया 2005 में, RJS 2011, HJS 2011, क्लेट LLM 2012, हिमाचल प्रदेश 2015, UPPC 2015। अब बताइए ये इस बात का सबूत है कि एग्जाम कितना आसान है। आपके सामने रिपीटेशन देखो ना क्वेश्चन का, क्यों? बस हो गया काम खत्म, इतने से कर लेंगे अभी हम। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि उसूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, APO का हो या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.